नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी जो सीरीज चल रही है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, उसमें हमने देखा जो हमारा चैप्टर चल रहा था संविधान के अनुच्छेद। तो ये पार्ट 3 है संविधान के अनुच्छेद का। तो कल हमने जो है जितने भी हमारे मुख्य मुख्य अनुच्छेद थे उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में व्याख्या देखी और समझा। आज हम जो प्रीवियस एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आए हैं महत्वपूर्ण उनको सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे व्याख्या समेत। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 भारतीय संविधान में है। माफी चाहूंगा, भारतीय संविधान। हाँ ठीक है, प्रश्न नंबर 1 भारतीय संविधान में है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये देखना है। तो दिया है पहला 300 अनुच्छेद, ये गलत हो जाएगा। 350 अनुच्छेद, ये भी गलत। 400 से अधिक अनुच्छेद, हाँ, तो इस समय भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है, तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है। गणना की दृष्टि से देखिए क्या कह रहे हैं, गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 465 पहुंच गई है। गणना की दृष्टि से समझ रहे हैं आप, गणना की दृष्टि यानी गिनती की दृष्टि से जो है 465 पहुंच गई है, यानी 400 से ज़्यादा हो चुकी है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से, अगर क्रमांक सीरीज वाइज देखें, क्रमांक की दृष्टि से देखें तो कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, जो हमारे मूल अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने भविष्य में कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में जो है कितने अनुच्छेद हैं, तो 465, आगे और बढ़ेंगे। परंतु अगर बोला जाए क्रमांक की दृष्टि से कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ कै ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है, ठीक है। यानी उसी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके जोड़ दिया गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है, ठीक है। तो 22 भाग थे, तो इसी तरीके से संविधान के भाग भी कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। मूल पाठ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, ठीक है, और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूची भी जोड़ी गई हैं, कुछ नई अनुसूची भी जोड़ी गई हैं। उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। तो जो मूल संविधान था हमारा, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब क्या है, 465 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है, और 25 भाग हैं, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है हमारे संविधान में? 12, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? बहुत सिंपल है, 395 अनुच्छेद, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 वर्तमान में भारतीय संविधान में, देखा आ गया, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है, आगे यहाँ पे गणना की दृष्टि से यानी गिनती की दृष्टि से जो है कितने अनुच्छेद हैं। तो अभी ये स्टार रहेगा, क्योंकि अभी तो अनुच्छेद जो है बढ़ते जाएंगे। तो अगर उस समय जो पूछा गया था तो कितने थे? 444, लेकिन अब जो है 465 से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 मूल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान की बात की जा रही है, ठीक है। मूल संविधान में आपको पता है कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 8 अनुसूची थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 भारतीय संविधान में शामिल हैं, वो ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अब 12 सूचियां। वर्तमान में कितनी है? 12 सूचियां हैं,
ठीक है, मूल में 8 थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए पहला ए दिया है नए राज्यों का गठन। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है कि नए राज्यों का गठन किसमें है। नागरिकता, ठीक है, कौन से भाग में है पूछ रहे हैं, और मौलिक अधिकार किसमें, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसमें है। ठीक है, ये आपको मिलान करने हैं। ठीक, तो नए राज्यों का गठन, देखिए नए राज्यों का गठन किसमें है, अगर नए राज्यों का गठन करना है तो किसमें है, अनुच्छेद 3 में है। तो इस यहाँ मिला लेंगे ए, नए राज्यों का गठन किसमें है, अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता, देखिए नागरिकता भाग 2 में है, भारतीय संविधान का भाग 2, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। मौलिक अधिकार भाग 3, यह है भाग 3, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसमें है, 323 ए में। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 ए में। अब देख लेते हैं हमारे आंसर 2143, 2143, तो हमारा यही आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, ठीक है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई विधेयक है जो कर लगाता हुआ, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर जो है विधायिका मतलब कानून बनाने में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जो कर लगाता होगा, ऐसा कोई विधेयक है जो कर लगाता है, उसके लिए जो है राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही जो है विधायिका में रखा जाएगा, यानी कि सदन में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वित्त विधेयक की। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, यहाँ पे वित्त विधेयक की बात की जा रही है। ठीक, वित्त विधेयक, ध्यान रखेंगे वित्त विधेयक की बात की जा रही है, और वित्त विधेयक किसमें, अनुच्छेद 117 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 117 ये आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड कैम से में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा विधेयक है जो कर लगा रहा है, कर अधिरोपण कर रहा है, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की सिफारिश जो है जरूरी होगी, तभी जो है दोबारा से जो है उसको जो है प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक अगर एक बार राज्यसभा में चला गया तो जो है पुनः उसको राज्यसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा से अगर निकल गया तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर लोकसभा में पहुंचता है तो लोकसभा में उसके लिए किसकी सिफारिश जरूरी है, राष्ट्रपति की। ठीक है, यहाँ पे दो चीज होती हैं, एक तो होता है धन विधेयक जो कि 110 में है। ठीक है, एक धन विधेयक, ठीक। अब कुछ ऐसे कारण हैं कि धन विधेयक कौन सा होगा और वित्त विधेयक कौन सा होगा, ये यहीं पे इसकी बात की जा रही है कि 110 के ए के उपखंड कै से लेकर चै तक ये उल्लेखित है कि कौन सा धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है। ठीक है, तो वित्त विधेयक में क्या अंतर है और धन विधेयक में क्या अंतर है, ये हम आगे पढ़ेंगे व्याख्यात्मक के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, आगे वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक किसमें है, 117 में, अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन है, मतलब वही जो वित्तीय कार्य संबंधी जो भी प्रक्रिया होगी वो किसमें है, अनुच्छेद 119 में है। ठीक है, जो भी वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया होगी या विधि बनानी होगी इसमें अनुच्छेद 119 में। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। मतलब मान लीजिए कोई जो है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय ने किसी कर्तव्य के निर्वहन किए गए आचरण, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध संसद में चर्चा पर, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये 121 में ये लिखा गया है कि भैया उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई न्यायाधीश है जो अपने कर्तव्य का जो है सही से निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके आचरण के संबंध में चर्चा की जाएगी। कहाँ पे, संसद में। 121 में ये दिया गया है। ठीक है, इसकी न्यायाधीश की, अगर न्यायाधीश अपना कार्य कर्तव्य सही से नहीं निभा रहा है या उसका आचरण सही नहीं है तो उसके लिए चर्चा की जा सकती है। कहाँ, संसद में। ठीक है, तो ये किस में है, अनुच्छेद 121 में है। और 123 तो आपको पता ही है क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसकी, राष्ट्रपति। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। और 213 में किसकी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, राज्यपाल की। ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और समझ भी अच्छे से आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जाम में भी याद रहेगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये आपको पता है, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें, अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अनुच्छेद 312 में ये उपबंध किए गए हैं कि संसद के पास अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का जो है दोबारा से सृजन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन कर सकती है। कौन, संसद। और ये किस में है, 312 में है। ठीक है, तो हमारा सी सही होगा। देख लेते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर राज्यसभा में जो है जो उपस्थित सदस्य होंगे या मत देने वाले सदस्यों के कम से कम अगर 2/3 सदस्य 2/3 जो उपस्थित है वहाँ पे इस समय राज्यसभा में, ठीक है, और मत देने वाले जो उपस्थित होने के बाद जो मत देने वाले हैं जो मत देंगे, ठीक है, किसी भी अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए विधेयक अगर पारित किया जाए तो उसमें कम से कम अगर 2/3 बहुमत ने अगर समर्थन कर दिया, ठीक है, तो संसद के पास अधिकार है कि वो क्या करेंगे, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने बहुमत समर्थित होना चाहिए, तो 2/3 यानी 2/3 जो है उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 वहाँ पे समर्थन होना चाहिए। तब जो है संसद के पास अधिकार है कि वो कानून बनाए और विधेयक पारित करे और एक अखिल भारतीय सेवाएं नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है, ये है इसमें। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। वो ये मिलान करना है आपको, कौन सा सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसमें है, 324 में है, यहाँ पे 318 दिया, ये गलत है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, सॉरी हाँ ये गलत हो गया, भारत का 324 नहीं, ये गलत, सर्वोच्च न्यायालय गलत हो गया। भारत का निर्वाचन आयोग किसमें, 324 में है, निर्वाचन आयोग 324 में, ये सही है। ठीक, संघीय लोक सेवा आयोग ये गलत है, 315 में है। ठीक है, और महाधिवक्ता किसमें है, 165 में, ठीक है, ये भी गलत है, 351 दिया है। तो हमारा आंसर होगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग किस में है, 324 में। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारतीय के संविधान अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग जो है उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है और पहले एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके नीचे एक आयुक्त होते हैं।
अब जो है वर्तमान में कितने, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो जो है जो अधीनस्थ आयुक्त हैं, ठीक है। तो ये संख्या राष्ट्रपति द्वारा बार बार बदलती जाती है। इस समय प्रेजेंट में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो निर्वाचन आयुक्त हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, देखो 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस में है, 124 में। और 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है, ठीक है। ये तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो है शक्ति के बारे में है, कर्मचारियों की, 318 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 315 में, ठीक है। जबकि 332 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में एससी यानी अनुसूचित जातियों और एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। किसमें, 332 में। कहाँ, विधानसभाओं में, हमने भी पढ़ा है पहले ये, ठीक। आगे देखेंगे। और राज्य के महाधिवक्ता किसमें, 165 में। ये राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, नियुक्ति किसमें है, 165 में है, ठीक है। जिस प्रकार महान्यायवादी है 76 में, 26 में, इस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता 165 में। जबकि 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के बारे में है, ठीक है। ये 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के बारे में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, ठीक है। जो 39A है उसमें क्या है, समान न्याय, हर एक नागरिक को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क, सरकार की तरफ से निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, यानी वकील वगैरह जो है सरकार की तरफ से जो है निःशुल्क मिलेगा, सरकारी वकील मिलेगा और समान न्याय मिलेगा। ये कौन से अनुच्छेद में, 39A में है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भी किस में, ये किस में, 44 में, ये भी सही है। और अनुच्छेद 48 की बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये गलत है, ठीक है। हमारा आंसर होगा डी। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निषेधक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, 40 में है, ठीक है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 48 में ना होकर किस में, 50 में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस में है, 50 में। और 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन से संगठन, ठीक है। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो 48 हो गया, ठीक, एक 50 हो गया, ठीक, और एक 51 हो गया। 51 एक तो वो आपका जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 भी कई बार पूछा जा चुका है, कृषि एवं पशुपालन संगठन से। और एक आता है 48A, ध्यान रखेंगे, ये वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण से है, 48A, ठीक है, ध्यान रखेंगे 48A। और 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से है। और 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है। इस तरीके से आगे देखेंगे। अनुच्छेद 124, अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 124, ये क्या क्या, अच्छा मिलान करना है, देख लीजिए प्रश्न संख्या 12, ठीक है। अनुच्छेद 124, संघीय न्यायपालिका, बिल्कुल सही है, यानी कि इसकी बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट किसमें, 124 में। संघीय न्यायपालिका को क्या बोलते हैं, केंद्र में होता है ना उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 5, ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। 352 में क्या है, आकस्मिक प्रावधान है, यानी कि जो आपातकाल लगता है, ठीक है, वो किसमें है, 352 में। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, मान लीजिए युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो आपातकाल लगा दिया जाता है। तो ये किसमें, अनुच्छेद 352 में है, ये भी सही है। विधायी शक्तियों का वितरण इसमें है 245 में, ठीक है। कानूनी शक्तियां हैं उसका वितरण जो है 245 में है।
तो 1 2 3 4 ये पहला ही हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या क्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, ठीक है, इसमें है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 124 में क्या है, सॉरी 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। ठीक है, अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, यानी विधायी शक्तियों का वितरण है, इनका विस्तार है। अगर संसद कोई कानून बना रही है या विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल कोई कानून बना रहा है तो उसकी जो है उसका विस्तार है, उसकी विधायी शक्तियों का वितरण है। किसमें, अनुच्छेद 245 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 252, ठीक है, आपात की उद्घोषणा है ना, यानी आपातकालीन प्रावधान जो है वो किसमें, अनुच्छेद 352 में है। यहाँ पे हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। हाँ, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। ठीक है, ये आकस्मिक ने ना होकर वहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए था, आपातकालीन होना चाहिए था। ठीक है, अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होता है। ठीक है, जबकि आकस्मिक का मतलब क्या होता है, कंटीजेंसी होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न में व्याख्या दी गई है, गलत लिखा है। ये तो समझ आ ही गया होगा आपको, आशा करता हूँ। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 संशोधन प्रक्रिया मंत्रिपरिषद समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 36 368, ठीक है, 368 में क्या है, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किसमें है, 368 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसमें है, अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, इस तरीके से मैच कर लेते हैं। कौन सा होगा, देख लीजिए इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1 नहीं है, ये नहीं है। आगे देखते हैं 3 4 2 1, ये डी आंसर होगा। 3 4 2 1 हमारा डी आंसर से होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इससे 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, विधानता नए राज्यों को शामिल करना। देखिए, यहाँ पे किया जा रहा है नए राज्यों को शामिल करना। मान लीजिए कोई नए राज्य है, उनको शामिल करना, तो ये किस में आता है, अनुच्छेद 2 में आता है। और अगर नए राज्यों के गठन की बात की जाएगी तो वो अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, नए राज्यों को शामिल करना 2 में और नए राज्यों का गठन करना 3 में। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार बातें की है, अनुच्छेद 14 में आता है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, ये किसमें है, अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसमें, अनुच्छेद 22 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये किसमें, अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है या ना भी दे, तो ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111 में है। ठीक, तो इस प्रकार होगा 2 2 1 4 3 2 1 4 3, बी आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। अनुच्छेद 54, देखिए अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस में है, अनुच्छेद 54 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बिल्कुल सही है, 75 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है, बिल्कुल। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, बिल्कुल सही है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसमें है, 164 में। नहीं, हाँ ठीक है, राज्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 हमारा ए आंसर सही होगा, 1 2 3 4। वो कितनी बार आया है क्वेश्चन, आईएएस में आया है, यूपी लोअर में आया है, यूपी पीसीएस में आया है,
मेंस में भी आया है 2011 में, दोनों में, ठीक है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? अनुच्छेद 54 में। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है 164 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 61 बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। ये राष्ट्रपति पर लगने वाला इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग है, ठीक है, जो राष्ट्रपति महाभियोग लगता है वो किसमें? अनुच्छेद 61 में है, 2 में, ठीक है। 67 ख 67 ख में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किसमें किया गया है? 67 ख में, या बी बोलोगे आप, 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। 94 अनुच्छेद 94 या 94 अनुच्छेद में क्या है? स्पीकर को हटाना है। जो लोकसभा का स्पीकर होगा उसको हटाने का जो प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 94 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 90 में क्या होगा? राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। तो ये सारे दिए गए हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उस पर क्या चलता है? महाभियोग चलता है, वो किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो किसमें है? 67 ख में है। लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो अनुच्छेद 94 में है। और राज्यसभा का जो उपसभापति है उसको हटाना है तो वो किसमें है? अनुच्छेद 90 में, ठीक है। तो आंसर सी हमारा सही होगा, 2341। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 सुमेलित किए। 323 ए, ठीक है। 323 प्रशासनिक अधिकरण, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अभी जो है प्रशासनिक अधिकरण किस में है? 323 ए में है, ठीक है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, हो गया। 324 में क्या होगा? निर्वाचन आयोग। 330, ठीक है। 330 में क्या है? लोकसभा में के लिए एससी यानी अनुसूचित जाति व एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण है। ये किसमें? अनुच्छेद 330 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 332 की, तो 332 और 330 आप दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। अगर लोकसभा में एससी और एसटी सदस्यों के आरक्षण की बात की जाए तो वो 330 में है। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में जो है एससी और एसटी के सदस्यों का आरक्षण किसमें है? 332 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, जो लोक सेवा आयोग हैं उनके कार्य के संबंध में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 320 में है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी, 2143। आगे देखते हैं। 323 ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में निर्वाचन है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18 संवैधानिक संशोधन 368 368। 368 में क्या है? संवैधानिक वित्त आयोग किसमें है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे वित्त आयोग की बात की जा रही है, ठीक है। तो वित्त आयोग किसमें? अनुच्छेद 280 में। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। और वित्तीय आपात किसमें है? 360 में। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक। और अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? 312 में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। तो संविधान संशोधन किसमें है? 360 में, सॉरी 368 में, ठीक। वित्त आयोग की बात की जाए 280 में है। और वित्तीय आपात की बात की जाए 360 में है। और 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 19। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ बात की जा रही है कैग की, और कैग किस में है? 148 में, यानी 148 में कैग है, तो 3। ठीक। वित्त आयोग फिर से आ गया 280, ये हो गया 280 में वित्त आयोग हो गया। प्रशासनिक अधिकरण किस में है? 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, जो कि ये हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए, 3241। ठीक है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग किस में है? 148 में है। ठीक। और वित्त आयोग 280 में है। ठीक। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस में है? 312 में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 20। अंतरराज्य परिषद की बात की जा रही है, जो है अंतरराज्य परिषद किस में है? यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है। ठीक है। वित्त आयोग 280 में, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण 323 क्या में है? संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। ठीक। अंतरराज्य परिषद 300 यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है, देख लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। 263 में, ठीक है। अंतरराज्य परिषद किस में है? 263 में है। सारे ही सही दिए गए। ठीक है। अंतरराज्य परिषद किस में है? 263 में। ठीक है। अंतरराज्य परिषद किस में है? 263 में है। वित्त आयोग 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 क्या में है, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। अगर बात की जाए जो है अंतर्राज्यीय नदी या जल सीमा विवाद, तो वो किस में आता है? अंतर्राज्यीय नदी जल सीमा विवाद 262 में आता है। ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद किस में आता है? 263 में आता है। ये उत्तर गलत था। ठीक है, कोई बात नहीं, आयोग ने गलत दिया था उत्तर उसमें। हाँ, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अनुच्छेद 17 देखिए, अनुच्छेद 17 में क्या है? नहीं, यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 के दिया न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी जो छुआछूत होता है वो अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। वो किस में है? अनुच्छेद 17 में है, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में दिया क्या है? संसद का गठन, ये गलत है। अनुच्छेद 78 में संसद नहीं है। ठीक। तो ये गलत है। अनुच्छेद 78 में है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे। ठीक है। आगे देखेंगे 192 में, 192 संसद सचिव के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। कि अनुच्छेद 192 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता संबंध, विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उनकी जो निर्भरता है उसमें है, ये भी गलत है। 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा है, बिल्कुल। अन्य अनुच्छेद सही प्रावधान। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। ठीक है, 78 में। और 152 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताएं हैं, यानी योग्यताएं जो होती हैं वो 152 में विधानमंडल के सदस्यों की। ठीक है। आगे देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। 215 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, गलत। सभी न्यायालयों के अधिकरण की शक्ति, कुछ रेट निकालने की शक्ति, गलत। हाँ, 215 में क्या है? उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस में है? 215 में है। आगे देखेंगे 222, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 222 में ये कहा गया है कि कोई किसी एक उच्च न्यायालय से कोई किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है स्थानांतरण हो रहा है,
उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये 222। 226, ठीक है, रिट निकालने की शक्ति है ये आपकी। उच्च न्यायालय के कुछ जो है रिट निकालने की शक्ति किसमें, 226 में है। और 227 में क्या है, सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति 227 में है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? यह अनुच्छेद 241 में है। ठीक है, अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? 241 में है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। ठीक है, भाग 8 में है। ठीक है, 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है यूटी का, वो 239 में है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात शक्ति है संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन के लिए, 240 में है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है और 242 में निरसित है। मतलब इसको हटा दे, यूटी से हटाना, मान लीजिए यूटी है उसको हटाने का जो प्रावधान है वो 242 में है। ठीक है, देखिए आज के लिए जो है यहीं रखते हैं हम। ठीक, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आशा करता हूँ हमने जो है अच्छा रिवीजन किया होगा और हमें सब कुछ स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है, इसके आगे के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।